अस्सलाम वालेकुम। दोपहर बखैर। मेरा नाम मोहम्मद इरफान खान है और इस वक्त मैं अपनी डिग्री सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हासिल कर रहा हूँ मेरे कॉलेज आईआईटी पटना से। तो हम मुकम्मल कर रहे हैं अपना टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट पे। तो आज के लिए आगाज करते हैं। हमारी आजमाइश ये रहेगी कि आपको डायमेंशंस के बारे में अच्छे से समझा दें थ्रू बाकी कुछ सवालात के इस्तेमाल से। तो डायमेंशंस पे मैंने आपको अपनी जो क्लास मुकम्मल हो चुकी है उनमें बताया था कि डायमेंशंस का मतलब क्या होता है और डायमेंशंस के थोड़े बेसिक यूजेस जो आपके एनसीईआरटी जो चीजें इस्तेमाल करती है उसके तौर पे। तो अब देखते हैं कि आगे क्या क्या है। आप एहतियात करें, जो मैं आगे क्वेश्चंस दे रहा हूं उन पे एक बार आप उन पे खुद उनको खुद ट्राई करें। उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखें। तो आगाज करते हैं। पहला क्वेश्चन। ईजान भाई वॉइस नहीं आ रही है। सर देखिए, अब आवाज आई? हाँ, अभी तो आ गई आवाज। पहले नहीं अभी तो। ओके सर। तो सवालात ये है कि हमें फोर्स एफ के बारे में दिया गया है कि वो मुकम्मल तौर से मास ऑफ अ पार्टिकल और एक्सेलरेशन ए ऑफ अ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें वो एक्सप्रेशन बताना है। ठीक है, तो या फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एफ। तो इस सवालात को एक बार हल करने के लिए खुद कोशिश करें, उसके बाद मेरे सोल्यूशन की ओर आए। तो आगाज कर रहा हूं मैं। तो जो हमें सवालात में दिया गया है कि फोर्स एफ हमारा डिपेंड कर रहा है मास ऑफ अ पार्टिकल पे, तो मैं कह दूंगा कि मेरा एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास एम के। और इसकी पावर में मैं एक नंबर एक्स मान लेता हूँ जो कि मुझे निकालना है। और दूसरी तरफ फोर्स एफ ऑफ अ पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन पे, तो उसके लिए मैं एक नंबर वाई को मान लेता हूँ। तो अब हमें इसका इजहार करना है कि हमारा जो फोर्स है वो एम और ए पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है। इस एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा। हम बस अगर इतना निकाल पाए पूरा मुकम्मल तौर से आखिर तक, तो हम लोग को इस सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कांस्टेंट सी, ये जो सी है ये कांस्टेंट है और ये डायमेंशन लेस है। हमें सवालात में ये दिया गया है कि हमारा फोर्स मुकम्मल तौर से मास एम और एक्सेलरेशन ए पे डिपेंड कर रहा है। तो बस हमें इस जानकारी से एक्स और वाई की वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो हमें फोर्स का फॉर्मूला एफ निकल के आ जाएगा। तो हम लोग को शो करना है कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, लेकिन डायमेंशन का इस्तेमाल करके हम लोग कैसे इसे करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन यानी एम एल टी माइनस टू। एक डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो उसे इग्नोर कर देंगे। मास एम रेस टू द पावर एक्स, एक्सेलरेशन रेस टू द पावर वाई। एहतियात करें इस बात पे कि हमारा सी डायमेंशनलेस है, तो उसको हम लोग अपने डायमेंशंस के फॉर्मूले में इग्नोर कर सकते हैं। अब यहां से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मास रेस टू द पावर एक्स, एल रेस टू द पावर वाई एंड टी रेस टू द पावर माइनस टू वाई। ये हमारा डायमेंशन है लेफ्ट हैंड साइड पे एम एल टी माइनस टू, और ये हमारा डायमेंशन है राइट हैंड साइड पे। तो हम लोगों ने पिछले अपने क्लास में ये पढ़ा था कि डायमेंशन जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वही डायमेंशन राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो अगर मैं मास को कंपेयर करूं एम को यहाँ पे और इधर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि एक्स, तो यहाँ से मैं एक्स का कद्र वन निकल के आ जाएगा। कैसे होगा? हम लोगों को सिर्फ अपने लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर करना है राइट हैंड साइड के डायमेंशन। ये मुआयना करते ही हमें मिल जाएगा कि एक्स की वैल्यू बराबर आ रही है वन के। और ऐसे ही हम लोग अब एल के लिए करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो एल है मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। और इसी तरह से अगर टी को हम लोग देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे माइनस टू वाई, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस टू, तो वाई की वैल्यू वन सेटिस्फाई हो रही है। बस आपको मुआयना करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड का मास दिया हुआ है एम रेस टू द पावर समथिंग, वही टोटल जो एम राइट हैंड साइड पे है उसकी पावर में होना चाहिए, क्योंकि डायमेंशन सेम रहेंगी दोनों तरफ। तो बस आपको मुआयना करके ये समझ में आ जाएगा कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन रहा है। तो एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू वन। तो वापस अपने जो बेसिक फॉर्मूला हम लोग ने बनाया था उस पर आ जाए।
F is directly proportional to mass, F is directly proportional to acceleration. तो आप ये कह सकते हैं कि F is equals to a constant C m a, जहां पे C डायमेंशनलेस है। सी का कद्र अगर निकालने को आएगा तो बाकी हम लोग के कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उनके थ्रू जब बेसिक फॉर्मूला आप बनाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी से ही बनाते हैं, और बाकी जो कांस्टेंट आता है एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उनकी वैल्यू निकाल के देते हैं। तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ जाती है 1 थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, तो फोर्स एफ का फॉर्मूला आ जाता है एम। ये हो गया हमारा यूज डायमेंशंस का, कैसे हम लोग डायमेंशंस का इस्तेमाल करके किसी भी फॉर्मूले को मुकम्मल तौर पे निकालते हैं। आगे देखते हैं। जो सवालात आपके एग्जाम में आएंगे वो इसी तरह से आते हैं, तो इन सवाल को थोड़ा ध्यान से समझें। एक बार खुद कोशिश करें कि वो आपसे हो जाए। इस सवालात की आजमाइश आप खुद करेंगे पहले, और अगर आपका गलत हो रहा है तो फिर आप मेरे सोल्यूशन की ओर आए। तो सवाल है पेंडुलम। अभी हमको इतना सवाल बता रहा है कि टाइम पीरियड टी हमारे पेंडुलम का लेंथ एल पे डिपेंड कर रहा है। बाकी मामलात ये हैं कि मास ऑफ बॉब पे भी उसकी डिपेंडेंस है, मास एम ऑफ बॉब। और तीसरी चीज जो दी हुई है, सबसे अव्वल पे है लेंथ ऑफ पेंडुलम, उसके बाद मास ऑफ बॉब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको टाइम पीरियड टी का फॉर्मूला बताना है। इसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है टाइम पीरियड टी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे एल एक्स के। लेंथ रेज टू द पावर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास रेज टू द पावर वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी रेज टू द पावर ऑफ जेड। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला के तौर पे बयां करूं तो के एल एक्स एम वाई और ग्रेविटी रेज टू द पावर जेड। तो अब हमें इस सबको इजहार करना होगा इनके डायमेंशनल फॉर्म में, और वहां से कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो चालू करते हैं। अब आप मुआयना करें कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मास लेंथ टाइम की डायमेंशन है, और जो राइट हैंड साइड पे मास लेंथ और टाइम की जो डायमेंशन है, उनको आपको बस कंपेयर करना, उनका मुआयना करना है। तो अगर मैं देखूं तो मेरा जो y का कद्र आ रहा है वो आ रहा है बराबर 0 के। इसी तरह x प्लस जेड जो कि l की वो है, उसका जो कद्र आ रहा है वो भी 0 आ रहा है। और फाइनली -2z बराबर आ रहा है 1 के। तो z हो गया -1/2। यहां से हम लोग निकाल लेंगे x -1/2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू भी हो जाएगी 1/2। तो यहां से हमें अब हमारा फॉर्मूला मिल गया कि टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू k l 1/2 g -1/2 m 0। तो ये तो नहीं बचेगा। अकीबत में हमारे पास टाइम पीरियड t का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा कुछ ऐसा, जो कि आपको ऑलरेडी पता है, बस आपको एक बार निकाल के इस चीज को प्रूव करना था। तो इस किस्म के सवालात आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम्स में। ये डायमेंशंस का अच्छा यूज इसमें आता है। आगे देखते हैं। डायमेंशंस का आपका पार्ट अब यहाँ से अपनी अकीबत पे आ गया है। हम लोग ने डायमेंशन जितना था उसके बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब हम लोग को देखना चाहिए एरर्स के बारे में। तो एरर्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना क्वेश्चंस लगाने के काबिल हो जाएंगे। तो एरर के जो सबसे आसान मायने हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू। मुश्क में हम पाएंगे कि जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट लेते हैं तो हमारी मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज में कुछ ना कुछ फर्क आएगा ही आएगा। तो इस चीज को हम लोग अपना बयां करते हैं एरर के यूज से। तो और हमेशा एक बात याद रखेंगे कि मुश्क आप जब भी कर रहे हो, किसी चीज का आप मेजरमेंट ले रहे हो, तो हमेशा दोनों क्वांटिटीज के बीच में कुछ ना कुछ आपका डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो उसको हम लोग डिफाइन कर देते हैं एरर से। तो इसके बारे में मैं आपको और बता देता हूँ।
कई अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं। ये अलग अलग किस्म, जैसे कि सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट एरर। इसको हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। इसके मायने ये होते हैं कि माने कि आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आपने एक टेबल की लंबाई जब नापी तो वो आ रही थी कह सकते हैं 10 इंच। ये थी एक्चुअल। और जब आपने उसको मेजर किया तो वो आ रही थी 9.8। ये हो सकता है कि आपके किसी ह्यूमन एरर या कुछ जिस इंस्ट्रूमेंट का आपने यूज किया उसके एरर से ये कम आ रहा है, इसको कहेंगे मेजर्ड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, 10 - 9.8 आ गया 0.2। तो ये जो डिफरेंस आया है ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट एरर। यहाँ पे हमारी बात आ जाती है ट्रू वैल्यू की। हम कह सकते हैं कि हमारी ट्रू वैल्यू एवरेज होती है जो कई सारी मेजर्ड वैल्यू है उनका। तो माने कि आपने किसी वैल्यू को मेजर किया है n टाइम्स और जो मेजरमेंट्स आई हैं, जो उनका कद्र आया है वो है, तो हम उसकी ट्रू वैल्यू या उसकी मीन वैल्यू का कद्र मानेंगे उन सभी वैल्यूज का एवरेज। ठीक है, ये बात समझ आती है कि ट्रू वैल्यू क्या आएगा। और आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैंने बयां कर दिया है। अब बात करते हैं एरर्स के बारे में। तो एब्सोल्यूट एरर्स, जब आपने ट्रू वैल्यू निकाल ली है तब आप एब्सोल्यूट एरर्स भी निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू x - x1, डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू x - x2। जहां पे ये हमारा जो x है वो बयां हो रहा है समेशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 से n होल डिवाइडेड बाय n। मतलब सभी जो आपकी वैल्यूज आई है उनका जो एवरेज है, मुकम्मल तौर पे जब उनका एवरेज ले लिया जाएगा तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे x से। और जो एब्सोल्यूट एरर्स आएंगे हर हर मेजरमेंट पे वो आएगा डेल्टा x1 इज इक्वल्स टू x - x1। तो यहां से कॉन्सेप्ट आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर का। मीन एब्सोल्यूट एरर, इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन बयां हो रही है कि यहाँ पे हम लोग को एब्सोल्यूट एरर्स का मीन लेना होगा। तो डेल्टा x1 का सबका केवल मैग्नीट्यूड लेंगे, डेल्टा x2 मॉड एंड सो ऑन टिल डेल्टा xn डिवाइडेड बाय n। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो गया ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। और ये यहाँ पे आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डेल्टा x इज इक्वल्स टू मॉड डेल्टा एक्स आई का समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक होल डिवाइडेड बाय n। और भी किस्म के एरर्स होते हैं जैसे कि रिलेटिव रिलेटिव या फिर कह सकते हैं फ्रैक्शनल। तो उसमें सबसे पहले आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, जिसका अगर मैं मायने आपको बताऊं तो वो होते हैं मीन एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय, वैसे ही आ जाएगा परसेंटेज एरर। तो आप खुद बयां कर सकते हैं कि परसेंटेज एरर कुछ नहीं, मी रिलेटिव एरर इंटू 100 होगा। तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। आप इस बात का एहतियात रखें कि ये डेल्टा एक्स और एक्स मैं बार बार लिख रहा हूँ, इनका आपको मतलब पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बयां किया था कि डेल्टा एक्स जो होता है वो होता है, हम लोग एवरेज निकालेंगे हमारे एरर्स का, उनके मैग्नीट्यूड्स का हम लोग एवरेज जब कर देंगे तो वो आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। नाम से ही पता चल रहा है, बयां हो रहा है, पूरी बात बयां हो रही है। और वैसे ही आ जाएगा एक्स। एक्स होता है मीन वैल्यू, जो भी आपकी कैलकुलेशन हो रही है उनका। कुछ सवाल देख लेते हैं तो आपको इन एरर में जो भी परेशानियां हैं वो चली जाएंगी, तो अटकने की कोई बात बचेगी नहीं। तो अब आपको कद्र निकालना है जिन चीजों को मैं बयां कर रहा हूँ उसका। एक बार आप खुद आजमाएं अपने आप को इस सवालात से। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप मेरे सोल्यूशन को देखें। अब मैं आगाज कर रहा हूँ इस सवालात के। तो पहला पार्ट है मीन वैल्यू यानी कि ट्रू वैल्यू। मैंने बताया था हम लोग एवरेज निकालेंगे जो भी हमारी मेजर्ड वैल्यू है उसका। तो सारी वैल्यूज हैं और नंबर ऑफ वैल्यूज हैं 5। तो ये जब निकालेंगे हम लोग तो आ जाएगा 4.4। तो ये हो गई एक्स की वैल्यू, ट्रू वैल्यू। अब हम लोग को सेकेंड पार्ट में निकालना था एब्सोल्यूट एरर।
तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए एब्सोल्यूट एरर हर वैल्यू का अलग अलग होगा। डेल्टा x1, एक्स एक्स का मतलब हो गया ट्रू वैल्यू और x1 हो गई पहली मेजरमेंट जो कि है 4.2। तो इसका डेल्टा x1 का कद आ गया 0.2। उसी तरह से डेल्टा x2 आ जाएगा x माइनस एक्स टू जो कि बराबर आएगा 4.4 माइनस, बिल्कुल इसी तरह से डेल्टा x3, डेल्टा x4, डेल्टा x5, x माइनस एक्स3, x माइनस x4 और इनके कद्र आएंगे। तो ये आपके एब्सोल्यूट एरर आ गए हैं हर अलग अलग आपके मेजरमेंट की। यहां से अब हम निकालेंगे हमारा तीसरा पार्ट, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में क्या था, डेल्टा एक्स और नाम से ही पता चल रहा है मीन, तो आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक केवल वैल्यू, केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं। इस बात पे एहतियात रखें। तो जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर है उसका कदर आ गया है 0.12 के बराबर। अब आ जाते हैं हमारा पार्ट डी, फ्रैक्शनल एरर। तो हमारा फ्रैक्शनल एरर आ गया है 1/44। उसी तरह से हमारा परसेंटेज एरर का जो कद्र है वो हो जाएगा 1/44 इंटू 100। तो इसका जो कद्र आएगा 2.272%। इस सवाल से आपको सारे जितने भी टाइप्स के एरर मैंने बताए थे और उनकी डिफाइन करने के तरीके बताए थे वो समझ आ गए होंगे। आप एक बार वाकिफ हो गए सारे एरर से तो आगे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपसे हो जाना चाहिए। अब कुछ मैं बताता हूँ एरर्स के बारे में। तो कैसे एरर्स आगे बढ़ते हैं हमारी अलग अलग तरह के कैलकुलेशन में। सबसे अव्वल पे आता है एडिशन। माने कि आपने पैमाइश करी है अपनी टेबल की और आपको उसका पेरीमीटर निकालना है। तो जब आपने उसकी लेंथ का पैमाइश की है, पैमाना किया, तो लेंथ जो आई वो आई L1 और जो उसमें एरर आया वो आया डेल्टा L1। और जब आपने ब्रेड्थ का पैमाना किया तो आया B1 और उसमें एरर आ गया डेल्टा B1। तो जब आप उसका पेरीमीटर निकालोगे तो उसके पेरीमीटर में जो डेल्टा P आएगा वो कितना होगा, ये आपको निकालना है। यही हुआ एडिशन, क्योंकि एडिशन का मतलब हो गया आपने दो क्वांटिटीज जिनमें दो आपके जिन जिन पैमाने पे आपने निकाला था उनमें जो एरर है जब आपने उन दोनों को ऐड किया तो जो नेट एरर आया वो कितना हुआ। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मानिए x इज इक्वल टू है a प्लस बी। तो जो डेल्टा x है वो भी हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझने के लिए एक बार मानिए कि आपने सबको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे अगर याद रखेंगे डिफरेंशिएशन के टर्म्स में तो आगे आपके लिए आसानी होगी जब मल्टीप्लिकेशन या और कुछ आएगा तो जो रिजल्ट आ जाएगा फाइनली वो आ जाएगा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स वही वैल्यू है डेल्टा पी जिसकी वैल्यू है डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ एग्जांपल से वाकिफ करा देता हूँ। माने कि तीन आपने आपने पैमाना किया है, लेंथ आई 3 और उसमें एरर है प्लस माइनस 0.3 का। और ब्रेड का पैमाना किया है तो लेंथ आई 2 प्लस माइनस 0.2। तो जो आपने टोटल निकाला तो कितना आएगा, लेंथ प्लस ब्रेड माने में 2, एल प्लस बी होता है पेरीमीटर, तो मैं एल प्लस बी निकाल रहा हूँ केवल अभी, तो वो आया 5 प्लस माइनस 0.5। एरर्स कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, इतनी बात याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी अगर आप करेंगे तो आपके एरर्स हमेशा ऐड होंगे, एरर्स कभी भी आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो माने कि x इज इक्वल्स टू ए बी है और x में एरर आएगा डेल्टा x, a में एरर आएगा डेल्टा a, इसी तरह से b में एरर आएगा डेल्टा b। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आप इसका लॉग ले लें। तो अगर आप इसका लॉग ले लेंगे, ये याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको, वरना डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, पर इसको याद रखने के लिए पहले हम लोग इसका लॉग ले लेते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो, तो जब भी मल्टीप्लीकेशन में होता है तो हम लोग ऐसे मानते हैं कि पहले हम लोग ने लॉग लिया उसके बाद डिफरेंशिएट किया, अब ये उसका फाइनल एरर फॉर्म आ गया है। तो अगर आपको डेल्टा एक्स का कद्र चाहिए
तो आपको x पता होना चाहिए, डेल्टा a पता होना चाहिए, a फिर डेल्टा b और b, इतनी चीजें अगर आपको पता है तो आप डेल्टा x का कद्र निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से डिवीजन में भी हो जाता है। माने x इज इक्वल्स टू ए बी, ln x इज इक्वल्स टू ln a माइनस ln b, dx अपॉन x इक्वल टू da अपॉन a प्लस db अपॉन b, क्योंकि एरर्स कभी भी नेवर सब्ट्रैक्टेड। इस बात का खास करके एहतियात रखें, वरना आपको अकूबत मिल सकती है इस बात पे। जहां भी आपको लग रहा हो कि एरर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां पे एक प्लस साइन लगा दीजिए अपने आप, क्योंकि एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ भी आपको dx चाहिए, डेल्टा x चाहिए, एरर इन x, जो कि डिवीजन है a अपॉन b का, तो वो हो जाएगा। समझ आती है बात? देखते हैं आगे। माने कि आप पैमाना कर रहे हैं एक रेक्टेंगल का, जिसमें कुछ लेंथ है कुछ ब्रेथ है। लेंथ दी गई है 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर्स और ब्रेथ दी गई है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर्स। अब मैं आपसे पूछूं कि एरिया बताइए, तो एरिया जब आप निकालेंगे तो एरर के साथ निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लेंथ इंटू ब्रेथ, 4 इंटू 2, ट्रू वैल्यू 8 मीटर स्क्वायर, ये ट्रू वैल्यू हो गई एरिया की। अब आपको चाहिए डेल्टा ए, ये कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी बताया था, एरिया अगर एल इंटू बी है, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस, बिल्कुल सही। तो डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एल दिया गया है 0.4, ओरिजिनल लेंथ दी गई है 4, डेल्टा बी दी गई है 0.2, ओरिजिनल लेंथ दी गई है 2। तो ये 1/10, ये 1/10, तो 2/10। यहाँ पे 8 ऊपर चला जाएगा, 16/10, यानी डेल्टा ए आ गया 1.6। तो एरिया हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे अब? 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारे एरिया का कद्र, उसके एरर के साथ। आगे देखते हैं। आपको एक डब्बा दे दिया गया है, माफ कीजिएगा काफी अजीब सा लग रहा है, जिसका मास आपको पता है 6 प्लस माइनस 0.3, 6 प्लस माइनस 0.3 kg, और उसकी वॉल्यूम 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर क्यूब। अब मैं आपसे पूछूं अगर इसकी डेंसिटी, एक बार खुद आजमाए इस सवालात को, उसके बाद सोल्यूशन देखें। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए 3 kg पर मीटर क्यूब, ट्रू वैल्यू आ गई, लेकिन अब डेंसिटी डेल्टा डी चाहिए। तो वो निकालने के लिए फिर से डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल्स टू, मैंने एल एन लिया दोनों तरफ इस फॉर्मूले में, तो एल एन एम प्लस एल एन बी, क्योंकि मैं एरर को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, और उसके बाद उन्हें डिफरेंशिएट किया, और डेंसिटी का ट्रू वैल्यू आई है 3। तो डेल्टा डी की जो हमारा कद्र हो जाएगा वो हो जाएगा 9/20, तो 0.45। तो डेंसिटी को मैं बयां करूंगा 3 प्लस माइनस 0.45 kg पर मीटर क्यूब। अब एक जनरल मैं आपको तरीका बता देता हूँ ऐसे सवालात को हैंडल करने का, उससे आपके इस तरह के सारे ही सवाल मैनेज हो जाएंगे। तो माने कि आपकी क्वांटिटी x है, जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a रेस टू द पावर p, b रेस टू द पावर q, c रेस टू द पावर r। तो अगर मैं कहूँ डेल्टा x निकालने के लिए, तो वही तरीका फॉलो करेंगे। पहले आप लॉग लेंगे, उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर देंगे, ये माइनस साइन प्लस बन जाएगा, तो ये आपका डेल्टा एक्स का फॉर्मूला बन जाएगा। किसी भी फॉर्मूले के किसी भी फॉर्म के लिए, तो यहीं पे अगर मैं कह दूं परसेंटेज एरर की, अगर मैं आपसे बात कर लूं, तो इसी पूरे को आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज एरर हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो आपको इन पे कुछ सवालात में दे देता हूं, इसकी आजमाइश करेंगे। तो इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर, तो इस सवालात में हमसे कहा गया है कि हमें परसेंटेज एरर अलग अलग क्वांटिटीज के दिए जा रहे हैं, और हमें निकालना है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन एक्स, जो कि बयां हो रहा है इस फॉर्मूले से। तो
इस सवालात को आप खुद से करके देखें, अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर आप सोल्यूशन की ओर आए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, ए के लिए एरर है, बी के लिए, उसी तरह सी के लिए और डी के लिए। अब हमें एक्स का मैक्स परसेंटेज एरर बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने आपको लॉग से सॉल्व करने वाला तरीका बताया है, हम लोग उससे अगर आगे बढ़े तो क्या फॉर्मूला बन के निकलेगा, 1/3 डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 डेल्टा डी अपॉन डी। और इस पूरे को अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज एरर एक्स इक्वल टू 2 परसेंटेज एरर ए प्लस हाफ परसेंटेज एरर बी प्लस 1/3 परसेंटेज एरर सी एंड प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर डी आ जाएगा। अब हमें ए बी सी डी चारों का परसेंटेज एरर यहाँ पे पता है, तो परसेंटेज एरर इन एक्स निकल आएगा। 2 टाइम्स ए के लिए है 1 प्लस हाफ टाइम्स बी के लिए है 2 प्लस 1/3 टाइम्स सी के लिए है 3 प्लस 3 टाइम्स डी के लिए है 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2 2 4 4 और 12 16। तो 16% हो जाएगा हमारा मैक्सिमम एरर इन एक्स। एक और सवाल आप देखेंगे एरर पे, फिर आप एरर के हर किस्म के सवालात से वाकिफ हो जाएंगे। तो इस सवाल में दी गई है डेंसिटी, तो द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब। तो हमें एक क्यूब दिया गया है इन सवालात में और उसकी डेंसिटी के ऊपर बात की जा रही है। तो कहा गया है कि वो डिटरमिन करने के लिए, डेंसिटी डिटरमिन करने के लिए मैं सवाल लिख देता हूँ, क्यूब इज डिटरमिन्ड बाय मेजरिंग थ्री साइड्स ऑफ द क्यूब। थ्री साइड्स ऑफ द क्यूब में आ जाएगा हमारा लेंथ, ब्रेथ और उसकी हाइट। तो इससे हमें उसकी वॉल्यूम मिल जाएगी और मास जैसे ही पता चलेगा तो डेंसिटी भी मिल जाएगी एंड इट्स मास। ठीक बात है। तो इफ परसेंटेज एरर इन मास इज इक्वल्स टू है 1.5% और परसेंटेज एरर इन लेंथ दी गई है 1%, तो आपको बताना है मैक्सिमम एरर, मैक्स एरर इन डेंसिटी। तो इस सवालात को भी एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद इसका मैं सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो ये सवाल आजमाने के बाद मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक बात है। अब क्योंकि हमें दिया गया है एरर इन लेंथ, तो वॉल्यूम तो होती है लेंथ का क्यूब। अब इसका अगर मैं लॉग लूं, परसेंटेज एरर इन डी आ जाएगा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, जो कि हमें ऑलरेडी दिया गया है 1.5% प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल जो कि दिया गया है 1%। तो ये टोटल हो जाएगा 4 पॉइंट परसेंटेज एरर इन डी। तो इस सवाल से हमारा एरर एनालिसिस भी पूरा मुकम्मल हो चुका है। तो हमारा डायमेंशनल एनालिसिस और एरर एनालिसिस दोनों ही पूरे हो गए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग अपना सवाल की ओर चल सकते हैं। हाँ, तो हमारा सबसे अव्वल सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। वॉल्यूम जूम इन हो रहा है। हाँ, तो पहले सवाल से हम लोग आगाज करते हैं। तो पहला सवाल में हमें दिया गया है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू डैश 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 मीटर क्यूब। तो इस सवाल में हमें सिर्फ कन्वर्जन याद रखना है सेंटीमीटर से मीटर। तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर्स। तो अगर क्यूब है, क्यूब की वॉल्यूम होती है उसके साइड का क्यूब, तो उसका साइड है 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर्स। इसका अगर क्यूब कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर्स क्यूब।
तो ये हो गई वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया निकलता है, ये ऊपर सर्कुलर साइड है और नीचे सर्कुलर साइड है। चार्ज पे देते हैं। अगर इसकी हाइट h दी गई है और इसका रेडियस मुझे r दिया गया हुआ है, तो एक कर्व सरफेस की वजह से 2 पाई r h, और नीचे और ऊपर के दो सरफेसेस की वजह से प्लस 2 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा सरफेस एरिया इस सॉलिड सिलेंडर का। तो मुझे इसका रेडियस दिया गया है 2 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूं, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर, ये सब हो रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो और हमें निकालना है स्क्वायर में। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10 तो जो भी हमारा फाइनल आउटपुट निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, हम लोग उसे 10 की पावर 2 यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लें अगर, तो 4 4 10 44 इंटू 31.4 प्लस 4 टू 8 इंटू 3.14, यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दें 27.15072, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से इसे स्क्वायर में लाने के लिए, तो ये हो जाएगा पूरा 15072 मिलीमीटर स्क्वायर। आगे देखते हैं, व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर को, हाँ ये क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूँ, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, इनका आपको आपस में जो रिलेशन होता है वो ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा। किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड की तब्दीली आपस में कुछ ऐसे होती है, अगर कोई भी वैल्यू आपको किलोमीटर पर आवर में माने दी हुई है, जैसे कि x किलोमीटर पर आवर, और आपको उसे लिखना है मीटर पर सेकेंड में, तो आप x को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। और इसी का उल्टा, अगर आपको दिया हुआ है y मीटर पर सेकेंड और आपको उसे कन्वर्ट करना है, उसकी तब्दीली करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो आप उस y को मल्टीप्लाई कर दें 18/5 से। ठीक है, तो दिखा देता हूं मैं आपको। तो इस सवालात में आपको व्हीकल की वेलोसिटी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, और आपको इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, इसकी तब्दीली करनी है। 18 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाय 5/18 मेक्स इट मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितने मीटर कवर करेगा? आंसर है 5, ये उसका कद्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी बात की जा रही है। तो सबसे पहले बता दूं, रिलेटिव डेंसिटी ये अपने नाम से ही बयां कर रहा है कि ये रेशियो है दो चीजों का, रिलेटिव। तो किन चीजों का होता है? जिस भी बॉडी की आप रिलेटिव डेंसिटी निकालने हैं, डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डी रिलेटिव आपको दी गई है 11.3 डी बॉडी अपॉन डी वाटर, और वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह से अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं, तो 1 ग्राम होता है 10⁻³ किलोग्राम, इनका कद्र आपस में बराबर होता है। उसी तरह 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻² मीटर। तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूँ, डेंसिटी मेरी आई थी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 11.3। ग्राम की जगह मैं किलोग्राम लगाऊं, तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर की जगह अगर मैं मीटर लगाऊं, तो 10⁻² रेज टू द पावर 3
मीटर क्यूब। तो 11.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, ये हो जाएगा kg पर मीटर क्यूब। और फाइनली निकल के आ जाएगा 10⁻³ और सवालात हैं कुछ कन्वर्जेंस पे, उनकी ओर आ जाते हैं। पहला पहला सवालात है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर का कन्वर्जन हम लोग को करना है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो केजी की जगह अगर हम लोग ग्राम लिखें और मीटर की जगह अगर हम लोग सेंटीमीटर लिखें, 10⁻² का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला सवाल आया था 1 मीटर को हम लोग को कन्वर्ट करना है 1 लाइट ईयर में, मतलब कि कितने लाइट ईयर्स आएंगे 1 मीटर में। तो इसके लिए अगर आपको याद हो 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। तो 1 मीटर में हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स लाइट ईयर्स। इसको अगर सॉल्व कर लें वो आ जाएगा 1.057 इंटू 10⁻⁻16 लाइट ईयर। अगला सवाल है, ये भी तब्दीली पे है, हमें हमें 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, अगर मैं मीटर को किलोमीटर में लिखूं तो 10⁻³ किलोमीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। 1 सेकेंड को अगर मैं 1 आवर में लिखूं तो 1 आवर हैज इतने सेकेंड। तो अगर मैं 1 सेकेंड लिखना चाह रहा हूं तो उसको लिखेंगे इतने आर और सेकेंड स्क्वायर है तो 1/3600 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 3.9 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आर स्क्वायर। अगले सवालात में भी तब्दीली है, जी की वैल्यू दी हुई है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, kg-2। तो इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर जी। तो अब इसमें आपको डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, इसको बेसिकली अगर आप उसके सीजीएस यूनिट में ले आए तो आपका काम आसान हो जाएगा, हल हो जाएगा ये। तो 1 न्यूटन का मतलब होता है 10⁵ डायन। 1 मीटर का मतलब होता है 10⁻² सेंटीमीटर। इसी तरह 1 किलोग्राम का मतलब होता है 10⁻³ ग्राम। तो अगर मैं जी को लिखना चाहूँ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन की जगह मैं डाइन लगा दूं अगर इंटू 10⁵ डाइन इंटू 10⁻², इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, बेस में आ जाएगा 10⁻³ ग्राम, इसका भी होल स्क्वायर। तो फाइनली जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर पर ग्राम पर ग्रेविटी, नहीं पर ग्राम या। तो ये हमारे जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। डाइन को भी आप सेंटीमीटर और सेकंड में तब्दील कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अकीबत करेंगे इस टॉपिक की और अगली क्लास में आगाज करेंगे सवालात 1.3 से। तो आपके आपके वक्त का शुक्रिया।